We are living in a computer programmed reality. हजारों साल पहले लिखा गया ये हम ह्यूमन बींग्स ईश्वर द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं माया के थ्रू। मतलब हमारी दुनिया, हमारी प्रकृति के फिजिक्स के अंदर एक ऐसा क्लू मिल गया है जो सजेस्ट करता है कि सिस्टम के पीछे कोई डिज़ाइन है, कोई लॉजिक बैठा हुआ है। कि मंडेला 2013 तक जिंदा थे और उनकी नेचुरल डेथ हुई। उन्होंने डीएनए के ATGC सीक्वेंस में यानी लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में कंप्यूटर मालवेयर इनकोड कर दिया। एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, जो हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, जो आंख आपकी झपक रही है, क्या ये सब रियल है या फिर ये सब एक बहुत ही एडवांस वीडियो गेम यानी कि बहुत ही एडवांस सिमुलेशन का पार्ट है जिसमें आप सिर्फ एक कैरेक्टर हो। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का डायलॉग नहीं है, ये एक ऐसी थ्योरी है जिस पर दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों ने सीरियसली सोचा है। इलॉन मस्क कहते हैं कि हम बेस रियलिटी में हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 in billions है। मतलब मस्क के हिसाब से 99.999% चांस है कि हम एक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं। The odds that we're in base reality is 1 in billions. नील डिग्रास टाइसन, जो दुनिया के सबसे फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि 50-50 चांस है कि हमारी पूरी एग्जिस्टेंस किसी दूसरे के कंप्यूटर पर चलने वाला प्रोग्राम है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारी भारतीय फिलॉसफी ने यही बात हज़ारों साल पहले कह दी थी। वेदांता में इसे माया कहा गया है। इसका मतलब ये दुनिया एक भ्रम है, एक सपना है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्या सच में हम एक सिमुलेशन के अंदर हैं, साइंस क्या कहती है, हमारी एंशिएंट विजडम क्या कहती है, और अगर हम सिमुलेशन में है भी तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए। दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी रियलिटी देखने का नज़रिया बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं हूं मृणाल और आप देख रहे हैं सोच बाय मृणाल। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा हैवी है बट ट्रस्ट मी, एक बार समझ गए तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। हम बात करेंगे सिमुलेशन थ्योरी की। शायद आपने द मैट्रिक्स मूवी देखी हो, जहां नियो को पता चलता है कि उसकी पूरी दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है। सीरियस साइंटिस्ट, फिलोसफर्स और टेक बिलियनियर्स सब इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पहला, निक बॉस्ट्रम का फेमस आर्गुमेंट जो इस थ्योरी का फाउंडेशन है। दूसरा, क्वांटम फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो रियलिटी के बारे में शॉकिंग रेवलेशंस देते हैं। तीसरा, मंडेला इफेक्ट और रियलिटी के ग्लिचेस के एग्जाम्पल। चौथा, नेचर में छुपे मैथमेटिकल पैटर्न्स जो कोड जैसा बिहेव करते हैं। पांचवा, इंडियन फिलॉसफी का माया कॉन्सेप्ट जो हज़ारों साल पहले यही बात कहता था। और लास्ट में, अगर हम सिमुलेशन में है भी तो इसका मतलब क्या है। तो चलो इस माइंड बेंडिंग जर्नी पर चलते हैं। दोस्तों, 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने एक पेपर लिखा जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। पेपर का नाम था आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन। बॉस्ट्रम ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल आर्गुमेंट दिया। ये आर्गुमेंट्स को नाम दिया गया ट्राइलेमा ऑफ निक बॉस्ट्रम। बॉस्ट्रम के ट्राइलेमा के अकॉर्डिंग 3 पॉसिबिलिटीज़ में से एक तो सच होनी ही चाहिए। पॉसिबिलिटी नंबर 1, ह्यूमन सिविलाइजेशन कभी भी इतने एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंचेगी ही नहीं। मतलब शायद न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज या किसी और डिजास्टर से पहले ही ख़त्म हो जाएगी जब तक रियलिस्टिक सिमुलेशन बनाना पॉसिबल हो पाए। पॉसिबिलिटी नंबर 2, एडवांस सिविलाइजेशंस के पास टेक्नोलॉजी तो होगी लेकिन वो एंसेस्टर सिमुलेशन चलाने में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। मतलब उन्हें अपने पूर्वजों की वर्चुअल दुनिया बनाना बोरिंग लगेगा। पॉसिबिलिटी नंबर 3, अगर पहले की दोनों पॉसिबिलिटीज़ गलत हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ऑलमोस्ट सर्टेनली एक सिमुलेशन के अंदर ही हैं। अब सोचिए दोस्तों, लॉजिक कितना सिंपल है बॉस्ट्रम के आर्गुमेंट्स में। अगर फ्यूचर में कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो गई कि वो बिल्कुल रियल जैसी सिमुलेशन बना सकती है और उन्हें इंटरेस्ट भी है ऐसा करने में, जैसे अपने पूर्वजों की दुनिया देखना, उनकी हिस्ट्री एक्सपीरियंस करना या व्हाट इफ सिनेरियो टेस्ट करना, तो वो सिर्फ एक सिमुलेशन नहीं बनाएंगी, वो बिलियंस ऑफ सिमुलेशन चलाएंगी। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी पावरफुल हो जाए तो एक सिमुलेशन बनाना मुश्किल नहीं रहता। तो क्यों ना हज़ारों, लाखों या अरबों सिमुलेशन चलाओ। अब यहाँ स्टेटिस्टिक्स की सिंपल सी बात समझ लो, अगर एक रियलिटी है और बिलियन सिमुलेटेड रियलिटीज़ हैं तो आपके किस में होने के चांसेस ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली सिमुलेटेड वाली में। इसको एक एग्जांपल से समझो। ये ऐसे है जैसे लॉटरी। अगर सिर्फ एक लॉटरी टिकट विनिंग है और करोड़ टिकट लूजिंग है तो जब भी आप टिकट खरीदेंगे
ऑलमोस्ट हमेशा लॉटरी में हारना ही पक्का है। सेम लॉजिक यहाँ भी है। अगर एक रियल दुनिया है और बिलियन सिमुलेटेड दुनिया है तो स्टेटिस्टिकली आप सिमुलेटेड दुनिया में ही होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद बॉस्ट्रम इस थ्योरी को 20% प्रोबेबिलिटी देते हैं, लेकिन 2020 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर डेविड किपिंग्स ने इस आइडिया को बहुत ही सीरियसली लिया और उन्होंने प्रॉपर मैथमेटिकल एनालिसिस की बेसियन स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके, और उन्होंने बोला कि हमारी दुनिया का सिमुलेशन में होने की प्रोबेबिलिटी अराउंड 50-50 है। और किपिंग ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने बोला कि अगर इंसान कभी खुद सिमुलेशन बनाना शुरू कर दे तो ये प्रोबेबिलिटी ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारी सिमुलेशन में होने की चांसेस बढ़ती जाएगी। अब शायद आप सोच रहे हो कि भाई इतनी एडवांस सिमुलेशन बनाना पॉसिबल भी है क्या? तो चलो देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट इवॉल्व हो रही है। इलॉन मस्क ने इस बात को समझाने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया। मस्क ने कहा कि सिर्फ 40 से 50 साल पहले हम पोंग खेला करते थे। आप में से किसी को याद है पोंग, जिसमें सिर्फ 2 रेक्टेंगल्स और 1 डॉट हुआ करता था, बस यही पूरा गेम था वो। आज हम फोटो रियलिस्टिक 3D गेम्स खेल रहे हैं जहां मिलियंस लोग साइमल्टेनियसली प्ले करते हैं। ग्राफिक्स इतना रियल है कि कभी कभी समझ नहीं आता ये गेम है या रियल फुटेज है। अब से 40 से 50 साल और आगे सोचो, गेम्स और रियलिटी में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। और ये सिर्फ वेस्ट की बात नहीं है, इंडिया में भी देखो कितना चेंज आया है। याद करो, पहले हम नोकिया फ़ोन्स पर स्नेक गेम खेला करते थे, वो सिंपल सा गेम जहाँ सांप को बढ़ते रहना था। और आज के दिन देखो, आज मेटा क्वेस्ट 3 और एप्पल विजन प्रो जैसे VR हेडसेट्स आ गए हैं जहाँ आप लिटरली वर्चुअल दुनिया में घूम सकते हो। रिलायंस जियो ने भी जियो डाइव VR हेडसेट लॉन्च किया सिर्फ 1299 रुपये में। मतलब अब वर्चुअल रियलिटी आम आदमी के रीच में आ गया है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर में VR गेम्स कैफ़े खुल गए हैं जहां आप जाके वर्चुअल एडवेंचर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो। और टेक्नोलॉजी सिर्फ गेमिंग तक लिमिटेड नहीं है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी भी रैपिडली डेवलप हो रही है। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को ही ले लो। न्यूरालिंक के 12 ट्रायल पार्टिसिपेंट्स अब सिर्फ अपने थॉट से कंप्यूटर कंट्रोल कर सकते हैं। एक क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट, मतलब जो अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता, वो चेस खेल रहा है, वो ब्राउज कर रहा है सिर्फ सोच के। तो दोस्तों, अब पीछे हटकर थोड़ा बड़ी पिक्चर देखिए। अगर सिर्फ 50 साल में पोंग से फोटो रियलिस्टिक VR गेम तक और ब्रेन कंट्रोल कंप्यूटर्स तक हम पहुंच गए हैं तो 1000 साल में क्या होगा, 10,000 साल में क्या होगा? क्या हम फुल इमर्शन मैट्रिक्स स्टाइल सिमुलेशन नहीं बना पाएंगे? जवाब है ऑलमोस्ट सर्टेनली हाँ। अब दोस्तों, यहाँ से चीज़ें रियली इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब तक हमने लॉजिक और स्टैटिस्टिक्स की बात की, लेकिन अब हम साइंस के एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो रियलिटी के बारे में इतनी वियर्ड चीज़ें रिवील करते हैं कि कुछ साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हैं। साल था 1801 और एक साइंटिस्ट था थॉमस यंग। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो आज 200 साल बाद भी फिजिसिस्ट को परेशान करता है। इसको कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन रिजल्ट्स इतने शॉकिंग हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। पहले एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ लो, बहुत ही सिंपल है। एक गन है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स फायर करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स। सामने एक दीवार है जिसमें 2 स्लिट्स हैं, मतलब 2 छोटे छोटे गैप्स, और उसके पीछे एक स्क्रीन है जो रिकॉर्ड करती है कि पार्टिकल्स कहाँ हिट हुए। अब कॉमन सेंस कहती है कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स फायर करो 2 स्लिट से तो स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए? 2 क्लम्प्स, राइट। एक क्लम्प उन पार्टिकल का जो लेफ्ट स्लिट से गुजरे, एक क्लम्प उन पार्टिकल्स का जो राइट स्लिट से गुजरे। सिंपल। लेकिन ये हुआ नहीं दोस्तों। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, स्क्रीन पर कुछ और ही दिखा। वहाँ दिखा एक इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क स्ट्राइप्स। वैसे स्ट्राइप्स जैसे वेव बनाती हैं जब 2 वेव्स आपस में मिलती हैं। मतलब सॉलिड पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव कर रहे थे। ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं और इसीलिए वेव लाइक पैटर्न बन रहा है। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा मॉडिफाई किया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक बार में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स फायर करेंगे, मतलब एक टाइम पर सिर्फ 1 पार्टिकल। तो कोलिजन का कोई सवाल ही नहीं बनता। रिजल्ट आप बिलीव नहीं करोगे, फिर से वेव का इंटरफेरेंस पैटर्न। ये वाकई में हैरान करने वाला रिजल्ट था। सोचिए इसका मतलब क्या है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी तरह दोनों स्लिट से एक साथ गुजर रहा था और अपने आप से ही इंटरफियर कर रहा था। एक चीज़ 2 जगह एक साथ, ये हमारी नॉर्मल दुनिया के फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आप एक दरवाजे से गुजर रहे हो तो आप दूसरे दरवाजे से नहीं गुजर सकते साइमल्टेनियसली, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ये हो रहा था।
लेकिन दोस्तों रुको, अभी तो सिर्फ बिगनिंग है। अब आता है एक्सपेरिमेंट का सबसे शॉकिंग पार्ट। साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि इलेक्ट्रॉन दो जगह से एक साथ कैसे जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किस स्लिट से गुजर रहा है। उन्होंने स्लिट्स के पास एक डिटेक्टर लगाया, एक ऐसा डिवाइस जो रिकॉर्ड करेगा कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट स्लिट से गया या राइट स्लिट से। और दोस्तों जैसे ही डिटेक्टर ऑन किया, कुछ ऐसा हुआ जो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो गया। अब स्क्रीन पर दिखने लगा दो क्लम्प का पैटर्न, एग्जैक्टली जैसे पार्टिकल्स को दिखना चाहिए था। वो वेव लाइक बिहेवियर गायब हो गया। इलेक्ट्रॉन्स अब नॉर्मल पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगे। साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट बार बार ट्राई किया और बार बार सेम वही रिजल्ट। डिटेक्टर हटाया तो इंटरफेरेंस पैटर्न वापस, और डिटेक्टर लगाया तो क्लम्पिंग पैटर्न वापस। ये दूसरा माइंड बॉगलिंग रिजल्ट था। साइंटिस्ट पजल्ड और शॉक थे कि ये क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को जैसे पता चल रहा था कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है और वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहे थे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स को डिसाइड कर रहे हो कि कोई देख रहा है तो ठीक है, पार्टिकल्स की तरह सीधा चला जाता हूँ, कोई नहीं देख रहा तो चलो वेव्स की तरह दोनों जगह से गुजर जाता हूँ। इसको फिजिसिस्ट ऑब्जर्वर इफेक्ट या मेजरमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक कोई प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि ये क्यों होता है। ये फिजिक्स का बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्री है अभी तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिमुलेशन थ्योरी से कैसे कनेक्ट होता है, तो चलो समझते हैं। पहली बात ये समझ लो आप कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को नॉर्मल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और अगर आपने कर दिया तो आपका नोबेल प्राइज़ पक्का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स में ये चीज़ें बहुत आसानी से कोड की जा सकती हैं। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन्स का ये ऑब्जर्वर इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें आज के सिमुलेशन बेस्ड वीडियो गेम्स में देखने को मिलता है। वीडियो गेम्स में एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं लेवल ऑफ डिटेल या LOD। ये टेक्निक प्रोसेसिंग पावर बचाने के लिए यूज़ होती है। जब आप किसी चीज़ को दूर से देख रहे हो, जैसे दूर में कोई बिल्डिंग या दूर में कोई ट्री, तो गेम इंजन उसको या तो रेंडर नहीं करता या फिर बहुत ही लो क्वालिटी में रेंडर करता है। क्यों? क्योंकि आप वैसे भी क्लियरली नहीं देख रहे हो उसको, तो क्यों कंप्यूटर पावर वेस्ट करें उसको हाई क्वालिटी में रेंडर करके। और जब आप पास जाते हो तब डिटेल्स प्रॉपरली रेंडर होती है और हमें क्लियरली दिखती है। अब इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर भी देख लो, बिल्कुल वैसा ही है। जब तक हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व नहीं करते वो अनडिफाइंड स्टेट में रहते हैं, मतलब वेव फॉर्म में, जहाँ वो टेक्निकली की हर जगह है और कहीं भी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जैसे वीडियो गेम्स में दूर की चीज़ें अनडिफाइंड स्टेट में रहती हैं और प्रॉपरली रेंडर नहीं होती। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जब हम डिटेक्टर लगा के देखते हैं उनको, तब इलेक्ट्रॉन्स डिफाइंड स्टेट में आते हैं, मतलब पार्टिकल फॉर्म्स में। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिमुलेशन बेस्ड वीडियो गेम्स में हम किसी चीज़ के पास जाते हैं तब वो प्रॉपरली रेंडर होती है। ये देखकर दिमाग में एक सवाल तो बिल्कुल आना ही चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स का ये बिहेवियर इतना सिमिलर कैसे है सिमुलेशन बेस्ड वीडियो गेम से। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर ये एक्चुअली एक क्लू है कि हमारी दुनिया भी एक सिमुलेशन है? ये सवाल बड़े बड़े साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं हमारी दुनिया, ये यूनिवर्स वाकई में किसी सिमुलेशन का हिस्सा तो नहीं। नील डिग्रास टाइसन, दुनिया के सबसे फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट, उन्होंने इसी बात पर मजाक में एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही। उन्होंने बोला कि शायद इसीलिए हम लाइट से तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कर पाए तो दूसरी गैलेक्सी पहुंच के प्रोग्राम के कोड को पकड़ लेंगे। दोस्तों क्वांटम फिजिक्स के मिस्ट्रीज यहाँ ख़त्म नहीं होते। एक और एक्सपेरिमेंट है जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को और भी माइंड बेंडिंग बना देती है। ये एक्सपेरिमेंट किया था फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने। व्हीलर ने कुछ अलग ट्राई किया। उन्होंने कहा कि पहले पार्टिकल को स्लिट से गुजरने देते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ऑब्जर्व करना है या नहीं। अब ज़रा कॉमन सेंस लगाओ, जो हो गया वो तो हो गया, राइट? पार्टिकल तो ऑलरेडी गुजर चुका है स्लिट से, अब ऑब्जर्वेशन से पास्ट कैसे चेंज होगा? ये तो बेसिक लॉजिक है ना कि कॉज पहले होता है और इफेक्ट बाद में। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था। जब बाद में ऑब्जर्व करने का डिसीजन लिया गया तो रिकॉर्ड में दिखा कि पार्टिकल ने पहले से ही एक ही स्लिट से क्रॉस किया था। मतलब पार्टिकल को समहाउ पता था कि फ्यूचर में कोई उसको ऑब्जर्व करेगा, और जब डिसाइड किया कि ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड में दिखा कि पार्टिकल ने दोनों स्लिट से एक साथ गुजरकर इंटरफेरेंस पैटर्न बना लिया। मतलब दोस्तों फ्यूचर के डिसीजन ने पास्ट को अल्टर कर दिया। इसको फिजिसिस्ट कहते हैं रिट्रोकॉजिलिटी, यानी इफेक्ट पहले और कॉज बाद में। ये नॉर्मल फिजिक्स से बिल्कुल अपोजिट है। जॉन व्हीलर ने खुद इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक बहुत प्रोफाउंड बात कही। उन्होंने बोला कि पास्ट हैज़ नो एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट इट इज़ रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंट।
मतलब पास्ट तभी एग्जिस्ट करता है जब प्रेजेंट में उसको रिकॉर्ड किया जाए। अब बताओ दोस्तों, रियल फिजिकल वर्ल्ड में ये पॉसिबल है पास्ट को फ्यूचर से चेंज करना, या ये एक प्रोग्राम की तरह लगता है जो वेरिएबल्स को किसी भी टाइम चेंज कर सकता है, जैसे जब आप गेम सेव करते हो और फिर पास्ट में वापस जाके कुछ चेंज करते हो। दोस्तों, एक और क्वांटम फिनोमिना है जो आइंस्टीन जैसे जीनियस को भी परेशान करता था। इसको कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। आइंस्टीन को ये इतना वियर्ड लगता था कि उन्होंने इसको एक स्पेशल नाम दिया, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब आप पूछोगे कि इंटेंगलमेंट क्या है? जब दो पार्टिकल्स इंटेंगल्ड होते हैं तो उनके बीच में एक मिस्टीरियस कनेक्शन बन जाता है, और ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि मैटर नहीं करता कि वो पार्टिकल्स कितने दूर हैं एक दूसरे से। मान लो एक पार्टिकल अर्थ पर है और दूसरा पार्टिकल लिटरली यूनिवर्स के दूसरे एंड पर है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर। अब अगर आप अर्थ वाले पार्टिकल का स्टेट मेजर करोगे तो दूसरा पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली कोरिलेटेड स्टेट ले लेता है। सोचें, इंस्टेंटेनियसली, लाइट स्पीड से भी फास्ट, एकदम तुरंत, कोई सिग्नल ट्रेवल नहीं करता उन दोनों के बीच। दोनों पार्टिकल जैसे एक ही सिस्टम के पार्ट हो, चाहे फिजिकली कितने भी दूर हो। ये इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है कि 2022 में नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इसी फिनोमेना को प्रूव करने के लिए दिया गया। अब इसको सिमुलेशन थ्योरी के लेंस से देखो। अगर दोनों पार्टिकल्स अंडरलाइंग सिमुलेशन कोड में लिंक्ड हैं, जैसे एक ही वेरिएबल्स के दो रिप्रेजेंटेशंस हैं, तो डिस्टेंस का क्या मतलब? ये जो स्पेस है जो हम देखते हैं, ये रेंडर्ड स्पेस है, जस्ट फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन एक्चुअल कनेक्शन प्रोग्राम मेमोरी में है। जैसे दो व्हाट्सएप यूज़र्स को मैसेज सेम टाइम में मिलता है, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि कनेक्शन सर्वर में है, फिजिकल डिस्टेंस में नहीं। अब दोस्तों, साइंस और थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। सोचिए, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो कभी कभी ग्लिचेस तो आनी ही चाहिए ना। जैसे वीडियो गेम्स में कभी लैग होता है, स्क्रीन फ्लिकर होती है, या कभी कैरेक्टर सडनली गलत जगह आ जाता है। तो क्या हमारी रियलिटीज़ में भी ऐसी ग्लिचेस होती हैं? दोस्तों, 2009 में रिसर्चर फियोना ब्रूम ने एक बहुत स्ट्रेंज डिस्कवरी की। उन्होंने पाया कि हज़ारों लोग बिलीव करते हैं कि नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के वो फेमस लीडर, वो 1980s में जेल में मर गए थे। लोग कहते हैं कि उन्हें इसकी न्यूज़ कवरेज याद है, फ्यूनरल याद है, स्पीच याद है, लेकिन रियलिटी ये है कि मंडेला 2013 तक जिंदा थे और उनकी नेचुरल डेथ हुई, जेल में नहीं बल्कि अपने घर में, 95 साल की उम्र में। इस फिनोमेना को मंडेला इफेक्ट नाम दिया गया। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी मास फॉल्स मेमोरीज हैं जहां हज़ारों लोग एक ही गलत चीज़ याद रखते हैं। एक एग्जाम्पल और लीजिए, स्टार वॉर्स का वो फेमस डायलॉग याद है, लूक आई एम योर फादर। बहुत लोग ये डायलॉग कोट करते हैं, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल लाइन है, नो आई एम योर फादर, बिना लूक के नाम के। He told me you killed him. No, I am your father. Say what? इंडिया में भी मंडेला इफेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हेरा फेरी मूवी का वो डायलॉग याद करो, ज़ोर ज़ोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। एक्चुअल मूवी में ये लाइन नहीं है। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये कन्फेबुलेशन है, मतलब ब्रेन जिस्ट याद रखती है, एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं। जब डिटेल्स फिल करनी होती है तो ब्रेन अपने हिसाब से फिल कर लेती है। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं ये रियलिटी ग्लिच है। जैसे कि प्रोग्राम अपडेट हुआ और कुछ डेटा थोड़ा ऑफ हो गया। जैसे सॉफ्टवेयर में बग्स आते हैं, वैसे ही इस रियलिटी के एक सिमुलेशन कोड में भी स्मॉल चेंजेस हो गए, जो कुछ लोगों को नोटिस हो गए। इसके अलावा आप सभी ने डेजा वू एक्सपीरियंस तो किया ही होगा, है ना? वो स्ट्रेंज फीलिंग कि ये तो पहले भी हुआ था। आप किसी जगह जाओ और लगे कि पहले भी आ चुके हो यहाँ पे। किसी से बात करो और लगे कि ये कन्वर्सेशन पहले भी हो चुकी है। रिसर्चर्स कहते हैं कि 60 से 85% लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं। 1977 में फेमस साइंस फिक्शन राइटर फिलिप के डिक, जिनकी बुक्स पर ब्लेड रनर और टोटल रिकॉल मूवी बनी है, उन्होंने मेट्स फ्रांस में एक स्पीच में एक स्टनिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि वी आर लिविंग इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम रियलिटी एंड द ओनली क्लू वी हैव टू इट इज व्हेन सम वेरिएबल इज चेंज्ड। We are living in a computer programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed. उन्होंने ये भी बोला कि डेजा वू तब होता है जब सिमुलेशन में कोई वेरिएबल चेंज होता है, जैसे एक नया पैच इंस्टॉल हुआ हो या जब प्रोग्रामर कोड अपडेट करते हैं तो समटाइम्स अनइंटेंडेड इफेक्ट्स हो जाते हैं, और डेजा वू शायद वही है। द मैट्रिक्स मूवी में भी एग्जैक्टली यही दिखाया गया था।
जब नियो को डेजावू होता है तो ट्रिनिटी उससे कहती है कि अ डेजावू इज़ यूजुअली अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स, इट हैपेंस व्हेन दे चेंज समथिंग। अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग एंगल देखते हैं। कभी सोचा है आपने कि हमारे आसपास कितने मैथमेटिकल पैटर्न्स हैं? हर जगह, फ्लावर्स में, शेल्स में, गैलेक्सीज में सेम मैथमेटिक्स दिखाई देता है। अगर ये सब रैंडम इवोल्यूशन है तो इतना कंसिस्टेंट मैथ क्यों दिखता है हमें? क्यों नेचर मैथ्स की लैंग्वेज में लिखती है? पहला मैथमेटिकल पैटर्न जिसकी मैं बात करूँगा उसको कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ये काफ़ी फेमस और वेल नोन है, तो तुम में से कई लोगों को इसके बारे में पता होगा। फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है। ये एक नंबर सीरीज़ है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें पैटर्न ये है कि हर नंबर पीछे के दो नंबर का सम होता है। जैसे कि सीक्वेंस के पहले दो नंबर 0 और 1 का सम करोगे तो सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर आएगा जो कि होगा 1। फिर अगला सीक्वेंस का नंबर होगा पिछले दो सीक्वेंस में आ रहे नंबर्स का सम, यानी 1 + 2, मतलब सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर होगा 3। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर होगा 2 + 3 मतलब 5, फिर 3 + 5 मतलब 8, और आगे ऐसे ही सीक्वेंस में नंबर्स ऐड होते जाएंगे। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये सीक्वेंस हमें नेचर में हर जगह दिखाई देता है, वो भी इतने कंसिस्टेंट तरीके से कि इसको जस्ट कोइंसिडेंस मान लेना बहुत ही मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के सीड्स को देखो, वो स्पायरल पैटर्न्स में अरेंज होते हैं। अगर आप केयरफुली काउंट करो तो टिपिकली 34 और 55 स्पायरल्स होते हैं उनमें। इंटरेस्टिंग बात, 35 और 55 दोनों ही फिबोनाची नंबर्स हैं। यही नहीं, फ्लावर्स के पेटल्स भी फिबोनाची सीरीज़ के नंबर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। लिली में 3 पेटल्स होते हैं, बटरकप में 5 पेटल्स होते हैं, और डेजी में 21, 34 या 55 पेटल्स होते हैं। सब के सब फिबोनाची नंबर्स। पाइन कोन, पाइनएप्पल और पेड़ों के ब्रांचेस, सब में सेम पैटर्न देखने को मिलता है। ऐसे और अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं नेचर में जहाँ हमें फिबोनाची सीक्वेंस के मैथमेटिकल पैटर्न देखने को मिलते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, फिबोनाची सीक्वेंस से निकलता है एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। अब आप बोलोगे ये क्या है भाई? तो चलो मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको इसकी। फिबोनाची सीक्वेंस में जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का रेशियो निकालते हैं, यानी नेक्स्ट को प्रीवियस नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे कि 34 / 21 या 55 / 34 या 89 / 55, तो वो वैल्यू 1.6 के आसपास आती है। और जैसे जैसे नंबर्स बड़े होते जाते हैं ये रेशियो 1.618 के और क्लोजर होता चला जाता है। इसको बोला जाता है गोल्डन रेशियो। ये रेशियो भी नेचर में बहुत देखने को मिलता है, इतने कंसिस्टेंट तरीके से कि हैरत होती है। नोटिलस शेल देखो, उसके स्पायरल गोल्डन रेशियो फॉलो करते हैं। स्पायरल गैलेक्सीज देखो, वो भी गोल्डन रेशियो फॉलो करता है। हरिकेन के स्पायरल देखो, वो भी गोल्डन रेशियो। यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी में भी नेवल यानी हमारी नाभि से पैर तक की लेंथ और हमारी नाभि से सर तक की लेंथ का रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 1.618 होता है, यानी गोल्डन रेशियो। इवन डीएनए मॉलिक्यूल में भी यही रेशियो देखने को मिलता है। डीएनए का एक हेलिकल टर्न की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होती है और विड्थ 21 एंगस्ट्रॉम। और आप 34 को डिवाइड करोगे 21 से तो वो आएगा 1.619, यानी कि गोल्डन रेशियो। ये सब देख के लगता है कि जैसे ये कोई ऑप्टिमाइजेशन कोड है, जैसे किसी प्रोग्रामर ने नेचर के लिए मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम डिज़ाइन किया हो। दोस्तों एक और रियली माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी की बात करते हैं, ये सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के फिजिसिस्ट डॉक्टर एस जेम्स गेट्स जूनियर सुपर सिमेट्री इक्वेशंस स्टडी कर रहे थे। ये इक्वेशंस फंडामेंटल फिजिक्स डिस्क्राइब करती हैं, मतलब ये बताती हैं कि पार्टिकल्स और फोर्सेस कैसे काम करते हैं। ये स्टडी करते वक्त उन्होंने कुछ ऐसा पाया जो उन्हें शॉक कर गया। फिजिक्स के इन फंडामेंटल इक्वेशंस में उन्हें कंप्यूटर एरर करेक्टिंग कोड्स मिले। सोचिए, वही एग्जैक्ट कोड्स जो हमारे वेब ब्राउज़र्स में यूज़ होते हैं डेटा ट्रांसमिशन एरर्स फिक्स करने के लिए। बाइनरी कोड्स, सॉफ्टवेयर जैसा पैटर्न फिजिक्स के फंडामेंटल इक्वेशंस में। गेट्स ने खुद इस डिस्कवरी के बारे में बोला। उन्होंने बोला कि जब मैंने क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स के इक्वेशंस में ये एरर करेक्टिंग कोड्स देखे तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अब ये आइडिया कि हम सिमुलेशन में हैं को क्रेजी नहीं कह सकता। So you're saying as you dig deeper, you find computer code writ in the fabric of the cosmos. Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code. Computer code, strings of bits of ones and zeros.
ये ऐसा है जैसे यूनिवर्स के सोर्स कोड में वाटरमार्क मिल गया हो। मतलब हमारी दुनिया, हमारी प्रकृति के फिजिक्स के अंदर एक ऐसा क्लू मिल गया है जो सजेस्ट करता है कि सिस्टम के पीछे कोई डिज़ाइन है, कोई लॉजिक बैठा हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के रिसर्चर्स ने कुछ और क्रेजी किया जो डिजिटल और बायोलॉजिकल कोड के बीच के बाउंड्रीज को ब्लर कर देता है। उन्होंने डीएनए के ATGC सीक्वेंस में, यानी लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में, कंप्यूटर मालवेयर इनकोड कर दिया। मतलब उन्होंने एक हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम को डीएनए की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, और जैसे ही डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन ने उस डीएनए को रीड किया, उस मालवेयर इनकोडेड डीएनए ने सीक्वेंसिंग कंप्यूटर को हैक कर लिया। सोचिए इसका मतलब, लाइफ का कोड यानी डीएनए और मशीन का कोड यानी बाइनरी दोनों इंटरचेंजेबल हैं, एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है और वो काम भी करता है। ये बाउंड्रीज ब्लर कर देता है ऑर्गेनिक वर्सेस डिजिटल, रियल वर्सेस वर्चुअल की। तो सोचिए, अगर डीएनए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कौन है प्रोग्रामर? दोस्तों, अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे फैसिनेटिंग पार्ट पर। अब तक हमने देखा कि वेस्टर्न फिलोसोफर और साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं सिमुलेशन थ्योरी के बारे में, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो सुन के आपको गर्व होगा। जो थ्योरी निक बॉस्ट्रॉम 2003 में लाए, जो क्वांटम फिजिसिस्ट अभी डिस्कवर कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे भारतीय फिलॉसफी ने 2500 साल पहले कह दिया था। हाँ, आपने सही सुना, हजारों साल पहले, जब बाकी दुनिया बेसिक सिविलाइजेशन बिल्ड कर रही थी, हमारे ऋषियों ने ये सब ऑलरेडी समझ लिया था। वेदांत फिलॉसफी में एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं माया। ये वो कॉन्सेप्ट है जो सिमुलेशन थ्योरी की फाउंडेशन है, लेकिन हजारों साल पुराना वर्जन। हमारे श्वेतस्वतर उपनिषद में ये लिखा है। अब इसका मतलब समझते हैं। ये श्लोक कह रहा है कि ये जो रियलिटी हम रोज़ देखते हैं, ये दुनिया, ये प्रकृति, ये सब जो हमारे आसपास है, ये सब माया के थ्रू अपीयर होती है, और महेश्वर मतलब ईश्वर, वो उस माया को चलाने वाले उसके मास्टर हैं। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया माया को ऐसे डिफाइन करती है: द पावरफुल फोर्स दैट क्रिएट्स द कॉस्मिक इल्यूजन दैट द फिनोमिनल वर्ल्ड इज रियल। इसको सिंपल हिंदी में समझो। इसका मतलब है कि माया वो शक्ति है जो हमें विश्वास दिलाती है ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सब रियल है, जबकि असलियत में ये एक इल्यूजन है, एक प्रोजेक्शन है। क्या ये डेफिनेशन सिमुलेशन थ्योरी जैसा नहीं लगता? सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि ये दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमें रियल लगती है। माया कॉन्सेप्ट कहता है कि ये दुनिया एक कॉस्मिक इल्यूजन है जो हमें रियल लगती है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज अलग है। चलिए इसके आगे चलते हैं। योग वशिष्ठ नाम का एक ग्रंथ है जो 29,000 से ज़्यादा श्लोकों का कलेक्शन है। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जो रियलिटी के नेचर के बारे में है। इनमें से एक है रानी लीला की कहानी। ये कहानी क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंसेप्शन जैसी है, जिसमें ड्रीम्स के अंदर ड्रीम्स थे, लेयर्स के अंदर लेयर्स। रानी लीला की कहानी में भी एग्जैक्टली यही है, नेस्टेड रियलिटीज़ विद इन रियलिटीज़। योग वशिष्ठ का ये श्लोक देखो, इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि जैसे केले के स्टेम में एक लेयर के बाद दूसरी लेयर होती है, आप एक लेयर निकालो तो उसके अंदर दूसरी, फिर उसके अंदर तीसरी निकलती है, वैसे ही एक यूनिवर्स के अंदर कई यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब याद करो निक बॉस्टन का वो आर्गुमेंट, वो भी एग्जैक्टली यही कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक सिविलाइजेशन सिमुलेशन बना सकती है तो वो सिमुलेशन के अंदर की सिविलाइजेशन भी सिमुलेशन बना सकती है, फिर उस सिमुलेशन के अंदर भी सिमुलेशन बन सकती है, यानी कि नेस्टेड सिमुलेशन बनाई जा सकती है, लेयर्स के अंदर लेयर्स, बिल्कुल केले के स्टेम जैसे। ये एक कोइंसिडेंस है या हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले ये रियलाइज़ कर लिया था? अब आता है सबसे स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, भगवत गीता का, जो हर हिंदू के लिए सैक्रेड स्क्रिप्चर है। उसमें भी रिमार्केबली सिमुलेशन लाइक लैंग्वेज है। चैप्टर 18 वर्स 61 देखो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और वो अपनी माया के जरिए उन सबको इस तरह गति में रखते हैं जैसे वो यंत्र पर यानी मशीन पर बैठे हुए हों। दोस्तों ज़रा सोचिए, हज़ारों साल पहले लिखा गया कि हम ह्यूमन बींग्स ईश्वर द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं माया के थ्रू, जैसे हम मशीन पर माउंट हैं। ये लैंग्वेज कितनी सिमिलर है आज के सिमुलेशन थ्योरी से। जैसे हम कैरेक्टर हैं एक प्रोग्राम में और कोई ऑपरेटर हमें कंट्रोल कर रहा है। यही नहीं, 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य, जो हिंदू फिलॉसफी के सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर में से एक हैं, उन्होंने अद्वैत वेदांता इस्टेब्लिश किया। इसका सेंट्रल टीचिंग एक फेमस श्लोक में समराइज होता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। इसका मतलब है ब्राह्मण यानी अल्टीमेट रियलिटी, वो अकेला रियल है, और जगत यानी ये वर्ल्ड जो हम देखते हैं वो मिथ्या है, एक इल्यूजन है,
और जीव यानी इंडिविजुअल सोल, आप और मैं, हम सब खुद ब्राह्मण ही हैं, कोई अलग नहीं है। अब दोस्तों ज़रा ये कंपैरिजन देखो, सिमुलेशन थ्योरी और अद्वैत वेदांता के कॉन्सेप्ट में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। अद्वैत में ब्राह्मण है जो अल्टीमेट अनचेंजिंग रियलिटी है। सिमुलेशन में सिमिलरली ये बेस रियलिटी है, वो ओरिजिनल यूनिवर्स जहाँ कंप्यूटर चल रहा है। अद्वैत में माया है जो इल्यूजन क्रिएट करती है। सिमुलेशन थ्योरी में ये सिमुलेटेड प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर जो वर्चुअल वर्ल्ड को रेंडर कर रहा है। अद्वैत में जगत है, ये अपेरेंट वर्ल्ड जो हम देखते हैं। सिमुलेशन थ्योरी में सिमुलेटेड इन्वायरमेंट है, रेंडर्ड वर्चुअल वर्ल्ड। अद्वैत में जीव है जो कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। सिमुलेशन थ्योरी में ये अवतार या प्लेयर है, यानी कि सिमुलेटेड कैरेक्टर। स्वामी विवेकानंद ने माया के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन दिया था। उन्होंने बोला था कि व्हेन द हिंदू सेज द वर्ड इज माया, पीपुल थिंक द वर्ड इज एन इल्यूजन, बट माया इज नाइदर प्योर आइडियलिज्म नॉर रियलिज्म। विवेकानंद कह रहे थे कि माया का मतलब ये नहीं कि दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, दुनिया एग्जिस्ट करती है, लेकिन जिस फॉर्म में हम उसे परसीव करते हैं वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। ये एक नुआंस कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न फिजिक्स के ऑब्जर्वेशन से परफेक्टली मैच करता है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कह रही है, रियलिटी इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स। अब दोस्तों फेयर होने के लिए हमें दूसरी साइड भी देखनी चाहिए। हर थ्योरी के सपोर्टर भी होते हैं और क्रिटिक्स भी। तो चलो देखते हैं कि लोग सिमुलेशन थ्योरी के खिलाफ क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। नवंबर 2025 में यानी बिल्कुल हाल में ही यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के फिजिसिस्ट डॉक्टर मीर फजल ने एक पेपर पब्लिश किया। इस पेपर में उन्होंने क्लेम किया कि मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है कि यूनिवर्स सिमुलेशन नहीं है। उन्होंने इसके लिए गॉडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम यूज़ किए जो मैथमेटिक्स के फंडामेंटल लिमिटेशंस के बारे में है, और आर्ग्यू किया कि कोई भी कंप्यूटर इन्फिनाइट कॉम्प्लेक्सिटी को सिमुलेट नहीं कर सकता। इसके अलावा फेमस फिजिसिस्ट मिचियो काकू जो स्ट्रिंग थ्योरी के एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स सिमुलेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उन्होंने ये समझाने के लिए वेदर का एग्जाम्पल दिया। वो कहते हैं कि वेदर भी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जो एक्यूरेटली वेदर सिमुलेट कर सके वो वेदर खुद है। मतलब अगर आपको परफेक्ट वेदर सिमुलेशन चाहिए तो आपको पूरा एटमॉस्फेयर रिक्रिएट करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अगर सेम लॉजिक यूनिवर्स पर अप्लाई करो तो यूनिवर्स सिमुलेट करने के लिए यूनिवर्स जैसा पावरफुल कंप्यूटर चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इटालियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वाजे ने तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी की। उन्होंने कैलकुलेट किया कि इंटायर यूनिवर्स सिमुलेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी से भी ज़्यादा है। मतलब ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। बाकी कुछ और फिलोसफर एक और इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि ये थ्योरी अनफॉल्सिफाइबल है, यानी इसको गलत प्रूव करना इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं कि आप कोई भी एविडेंस इसके खिलाफ दे दो, सिमुलेशन थ्योरी सपोर्टर कह सकता है कि ये एविडेंस भी सिमुलेशन का पार्ट है। ऐसी थ्योरी साइंटिफिकली टेस्ट नहीं हो सकती उनके हिसाब से, इसलिए ये प्रॉपर साइंस नहीं है। लेकिन दोस्तों इन सब काउंटर आर्गूमेंट्स के बावजूद मैं आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट सवाल रखना चाहता हूँ। ये सवाल है, अगर हम सिमुलेशन में हैं भी तो फ़र्क क्या पड़ता है? ज़रा सोचिए, आप जो दर्द महसूस करते हो वो रियल फील होता है ना? जो खुशी फील करते हो जब कोई अपना मिलता है वो रियल लगता है ना? जो प्यार करते हो अपने फैमिली फ्रेंड से वो रियल है ना आपके लिए? चाहे नारायण रियलिटी कोड हो या एटम्स, आपके एक्सपीरियंस तो ऑथेंटिक है, आपकी फीलिंग्स रियल है, आपके रिलेशनशिप्स रियल हैं, आपके स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स रियल हैं, एटलीस्ट आपके लिए। ओवरऑल मेरा कहना ये है कि चाहे ये दुनिया सिमुलेशन हो या रियल, हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है, वो अनचेंजिंग है। डजेंट मैटर हम सिमुलेशन में हैं या रियलिटी में हैं, हमारे एक्शंस मैटर करते हैं। कर्मा का कॉन्सेप्ट एक्शन और रिएक्शन दोनों सिनेरियो में अप्लाई होता है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, अगर आप किसी को हर्ट करते हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिमुलेशन हो या ना हो। और अगर सोचे कि सिमुलेशन है भी और कोई क्रिएटर है जो ये सब चला रहा है, तो शायद वो हमसे वही एक्सपेक्ट करता है जो भगवान एक्सपेक्ट करता है। अच्छे काम करो, मीनिंगफुल लाइफ जियो, दूसरों की मदद करो, अपना बेस्ट दो। तो अल्टीमेटली सिमुलेशन थ्योरी आंसर नहीं देता कि कैसे जीना चाहिए, वो सिर्फ एक फ्रेमवर्क है रियलिटी को समझने का। जीना तो हमें वैसे ही है, विद लव, विद पर्पस एंड विद मीनिंग। तो दोस्तों आज की इस जर्नी में हमने बहुत कुछ देखा। चलो एक बार रिकैप करते हैं। हमने देखा निक बॉस्ट्रम का फेमस आर्गूमेंट जो कहता है कि स्टेटिस्टिकली अगर एडवांस सिमुलेशन पॉसिबल है तो हम मोस्ट लाइकली एक सिमुलेशन के अंदर ही है। हमने बात की बिलियन सिमुलेटेड रियलिटीज़ वर्सेस वन रियल रियलिटी की। फिर हमने देखा क्वांटम फिजिक्स के माइंड बेंडिंग एक्सपेरिमेंट्स।
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो दिखाता है कि पार्टिकल्स तब तक अनडिफाइंड रहते हैं जब तक कोई ऑब्जर्व न करे। ऑब्जर्वर इफेक्ट जो सजेस्ट करता है कि रियलिटी ऑब्जर्व करने पर ही रेंडर होती है, बिल्कुल वीडियो गेम्स की तरह। हमने देखा व्हीलर्स का डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट जो पास्ट को फ्यूचर से चेंज करता है, और क्वांटम इंटेंगलमेंट जो डिस्टेंस को मीनिंगलेस बना देता है। फिर हमने नेचर में छुपे मैथमेटिकल पैटर्न्स देखे। फिबोनाची सीक्वेंस हर जगह है, गोल्डन रेशियो हर जगह है, और सबसे शॉकिंग चीज़ जो हमने देखी वो थी फिजिक्स के इक्वेशन में कंप्यूटर एरर करेक्टिंग कोड्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने देखा कि हमारी भारतीय फिलॉसफी, वेदांता, उपनिषद, भगवत गीता, ये सब हज़ारों साल से यही कह रही हैं कि ये जगत माया है, मिथ्या है, एक इल्यूजन है। ओवरऑल समराइज़ करें तो इस थ्योरी को प्रूव करना मुश्किल है और डिसप्रूव करना भी मुश्किल है, लेकिन ये एक फैसिनेटिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है जो हमें रियलिटी के बारे में डीपली सोचने पर मजबूर करता है। ये हम ह्यूमंस को हम्बल बनाता है कि शायद जो हम रियल समझते हैं वो इतना सॉलिड नहीं है। एट द एंड दोस्तों, मुझे लगता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। मॉडर्न फिजिसिस्ट जब ऑब्जर्वर इफेक्ट डिस्कस करते हैं, जब रियलिटी इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स कहते हैं, वो वही बात कह रहे होते हैं जो वेदांतिक ऋषिज हज़ारों साल पहले मेडिटेशन में एक्सपीरियंस कर चुके थे। दोनों अलग अलग रास्ते से एक ही ट्रूथ की तरफ जा रहे हैं। ये सोचना कि क्या ये सब रियल है, ये सवाल पूछना ही हमें ट्रूली ह्यूमन बनाता है। ये क्यूरियोसिटी, ये वंडर, ये डिज़ायर टू अंडरस्टैंड, यही तो ह्यूमैनिटी की डिफाइनिंग क्वालिटीज़ हैं। और चाहे सिमुलेशन हो या ना हो, मैटर क्या करता है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, विद फुल इंटेंसिटी, विद लव एंड विद पर्पस। तो दोस्तों, ये थी सिमुलेशन थ्योरी की कंप्लीट जर्नी, साइंस से स्पिरिचुअलिटी तक, वेस्ट से ईस्ट तक, बॉस्टम से भागवत गीता तक। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हो? क्या हम सच में सिमुलेशन में जी रहे हैं, या ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग फिलोसफिकल इमेजिनेशन है? क्या आपको कभी डेजा हुआ है जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, या कभी कोई ऐसी ग्लिच एक्सपीरियंस की है जो एक्सप्लेन नहीं हो पाई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं पर्सनली कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश भी करता हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना। आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने का। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्यूरियस रहें और सीखते रहें।